हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आवर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति माध्यम के 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसकी दूसरी सीरीज में 100 क्वेश्चंस और करेंगे। 200 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो इन 200 क्वेश्चन में से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देख लें। ठीक है, और चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? वैसे तो रेडियो का हमारा डिलीट है, बट हम कर लेते हैं। रेडियो समाचार की भाषा सरल, निरक्षक लोगों के लिए बोधगम्य, आम बोलचाल वाली होनी चाहिए, यानी कि सबको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तेज़ी से लोकप्रिय होने का क्या कारण है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होती है, चाहे आप दिन में चलाएं चाहे रात को। ठीक है, चला सकते हैं कभी भी, और उसमें हम तीनों सुविधाएं प्राप्त करते हैं। हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं? किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन होता है। अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के साथ रेडियो हो गया, टीवी हो गया, चैनल में भी विशेष लेखन होते हैं। ठीक है, विशेष लेखन सामान्य लेखन से हटकर लिखा जाता है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संपादन के किन्हीं 2 सिद्धांतों का नामोल्लेख कीजिए। तो पत्रकारिता में जब संपादक वो काम करते हैं तो उसमें क्या क्या सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है तथ्यों की शुद्धता, यानी कि कोई चीज़ झूठी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही बातें होनी चाहिए खबर। ठीक है, निरक्षरता के लिए सामग्री को प्रस्तुत करना, जो निरक्षर लोग हैं यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, वो भी आसानी से समझ सके, उनके लिए कुछ सामग्री प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, फीचर किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जब सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं। ठीक है, तो इसके उद्देश्य होते हैं जो पाठक वर्ग है, यानी कि हम जैसे कि पढ़ रहे हैं उसे, तो उसे सूचना देना, किसी भी जानकारी पर सूचित करना या शिक्षा देना और मनोरंजन करना होता है। ठीक है, और फीचर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पत्रकारिता के बहुत लोकप्रिय होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो ये तो हमारा हो चुका है कि मतलब 24 घंटे उपलब्ध रहता है। ठीक है, और इस पर जैसे कि यह सभी प्रकार की सूचनाओं को आदान प्रदान करता है और चर्चा में परिचर्चा का साधन होने के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन है, यानी कि हम बातचीत तो कर ही सकते हैं, लेकिन मनोरंजन की टाइम पास नहीं हो रहा है तो टाइम पास भी कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ। जैसे समाचार को उल्टा पिरामिड में लिखते हैं ना, वैसे रेडियो को भी उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला छापाखाना खुला था गोवा में। ठीक है, वो भी मिशनरियों ने खोला था धर्म प्रचार के लिए। ठीक है, और 1556 में ये छापाखाना खोला गया था। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता का उस क्षेत्र के संबंध या विषय में सामान्य जानकारी या रुचि होना पर्याप्त है, यानी कि अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है, और आपकी रुचि भी इंटरेस्ट है उसमें, तो आप बीट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है उसके विषय में घटना, मुद्दे या समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण होता है, यानी कि गहरी छानबीन करके तब लिखा जाता है। तो पत्रकारिता को उस विषय के विशेष जानकारी होनी चाहिए, तभी वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग कर सकता है। ठीक है, ये हो गया इसमें अंतर। अब अगला क्वेश्चन है ये रहा, वेबसाइट पर पत्रकारिता शुरू करने की पहली साइट कौन सी है? तो rediff.com है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो rediff.com याद रखना। 11वां क्वेश्चन है हमारा, टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले समाचार किन किन चरणों से होकर गुजरते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो जब हम कोई टीवी पे चैनल देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो पहले तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ आता है। ठीक है, अब आप न्यूज़ को ले लो, तो अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हुई है तो पहले नीचे हेडलाइन आ जाती है ब्रेकिंग न्यूज़ की। ठीक है, फिर आएगा ड्राई एंकर, फिर उसके बाद फोन इन एंकर, विजुअल एंकर, बाइट, लाइव और फिर एंकर पैकेज। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि विशेष रिपोर्टिंग कितने प्रकार की होती है, लिखिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन का आंसर है विशेष रिपोर्टिंग 4 प्रकार की होती है, खोजी रिपोर्टिंग, इन डेप्थ, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक रिपोर्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अभी देखो बीट किसे कहते हैं, बीट बहुत ईजी है और ये आता भी है। खबरें जो है वो कई तरह की होती हैं, जैसे कि राजनीतिक हो गई, आर्थिक हो गई, आपराधिक खबरें हो गई, खेल, फिल्म, कृषि आदि। ठीक है, तो जब संवाददाताओं के बीच काम का बंटवारा होता है कि मतलब कौन किस फील्ड की खबर इकट्ठा करेगा, तो उनकी दिलचस्पी यानी कि उनकी रुचि को देखा जाता है, उनका जो ज्ञान है, उनकी नॉलेज को देख के फिर उसे काम बांटा जाता है। तो मीडिया की आवाज़ में इसे ही बीट को कहते हैं, काम के बंटवारे को। ठीक है, पत्रकार का क्या दायित्व है? पत्रकार का दायित्व है पाठकों तथा दर्शकों तक सूचना पहुंचाना। ठीक है, उन्हें जागरूक करना और शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना। पत्रकार कितने तरह के होते हैं? तो देखो पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। ठीक है, अब पूर्णकालिक पत्रकार से क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, वे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, यानी कि एक समाचार संगठन है, वहाँ पे काम करते हैं और उसके बदले उन्हें वेतन मिलता है। ठीक है, वे पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं। ठीक है, अगला है अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? तो देखो अंशकालिक समझ में नाम से पता चल रहा है, अंश यानी कि कुछ दिनों के लिए। तो ये देखो अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं, यानी कि इतना काम करेंगे तो इतना इन्हें वेतन मिल जाएगा, बस। ये टाइम में बंधे नहीं होते, लेकिन जो पूर्णकालिक होते हैं वो टाइम में बंधे होते हैं कि इतने घंटे काम करना ही है, डेली वो भी। और जो फ्रीलांसर होते हैं, फ्रीलांसर यानी कि जो फ्री हैं, ठीक है, किसे कहते हैं? तो वह पत्रकार जिनका संबंध किसी विशेष अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है, यानी कि एक ही समूह संगठन पे नहीं बंधा होता वो। ठीक है, वो अपने
जैसे कि उसे जिस हिसाब से जो पैसे देता है वो इस हिसाब से अपनी खबरों को बेच सकता है, ठीक है। तो अपनी खबरों को अपने वेतन के हिसाब से वो बेचते हैं। अगला है पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायित्व दायरा कहाँ तक सीमित है। पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों तक सीमित है, ठीक है। उसमें कई सारी समस्याएं, घटना और मुद्दों को रखा जाता है पत्रकारिता में, ठीक है। और समाचार पत्रों के समाचारों की भाषा, दो विशेषताएं लिखिए, भाषा की विशेषता पूछिए। तो पहला हो गया कि सीधी, सरल व साफ सुथरी और प्रभावी होनी चाहिए भाषा, ठीक है। सुबोध होनी चाहिए, यानी कि सबको समझ में आनी चाहिए। और वाक्य जो है वो छोटे छोटे और सहज होने चाहिए ताकि आसानी से पढ़ सके। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा क्या होता है। तो उल्टा पिरामिड में देखो, पहले तो इंट्रो आता है जिसे हम मुखड़ा भी बोलते हैं, फिर आएगा बॉडी और फिर आएगा स्रोत। और जो उल्टा पिरामिड होते हैं इसमें 6 ककार होते हैं, ठीक है। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, यही है, ठीक है। तो देखो ये 6 ककार ये हैं: क्या, किसने, कब, कहाँ, ठीक है। ये तो आ जाएगा इंट्रो में। और जो बॉडी है उसमें आएगा क्यों और कैसे, ये विस्तार होता है उसका, ठीक है। और समाचार लेखन में इन प्रश्नों पर का उत्तर दिया जाता है। इंट्रो या मुखड़े में कितने ककारों का उत्तर दिया जाता है। तो इंट्रो जो है अभी मैंने बताया 3 या फिर 4 ककारों का आंसर देंगे, ठीक है। क्या हुआ, कौन था जिसने किया, कब हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है। फीचर लेखन की शैली कैसी होती है। तो फीचर लेखन की देखो, समाचार का हो गया, रेडियो का हो गया तो उल्टा पिरामिड होते हैं, लेकिन फीचर का हुआ ना और कहानी हुआ तो इनका सीधा पिरामिड होता है, जिसे हम कथात्मक शैली भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सीधा पिरामिड ये देखो मैंने चित्र बना रखा है। अगला है आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो प्रिंट है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंट या मुद्रित जनसंचार माध्यम के 2 रूप बताएं। समाचार और पत्रकारिताएं तथा पुस्तकें। प्रिंट माध्यम के 2 स्वरूप हैं, यानी कि जो छपाई होती है, जैसे कि समाचार है उसे छापा जाता है, पुस्तकों को भी छापा जाता है, ठीक है। ऐसे मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तब इसमें विशेषता पूछिए तो देखो, शब्द जो है वो स्थायित्व होते हैं, यानी कि वो हिलते डुलते नहीं है, स्थिर हैं तो वैसे ही स्थिर रहेंगे पढ़ने पे। आराम से पढ़ते हुए सोच भी सकते हैं। हमने कोई लाइन पढ़ी फिर उसे हम सोच सकते हैं, ठीक है। उससे आगे समझ में ना आने पर पुनः पढ़ सकते हैं। अगर एक लाइन समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इनकी विशेषता है। मुद्रित माध्यमों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये भी वैसे हो गया। इसमें भाषा बता दो कि सरल, सुबोध, प्रचलित है, ठीक है। प्रचलित भाषा होनी चाहिए जो सबको समझ में भी आए। और मुद्रित माध्यमों की भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आए और वर्तनी की गलती उसमें ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, देखो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो जो लिखा हुआ है वो निरक्षर लोग जो है वो नहीं पढ़ सकते, क्यों, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें नहीं पढ़ना आता इसलिए। और खबरों की 2 खामियां लिखिए। अखबार जो होते हैं उनकी, तो तुरंत घटी घटनाओं को पाठकों तक तुरंत नहीं पहुंचा सकती। 24 घंटे पुरानी खबर होती है अखबारों में, ये याद रखना। और मुद्रित माध्यमों में लेखन जो है करने वाले को अपने पाठकों की भाषा का ध्यान रखना होता है, उनकी शैक्षिक योग्यता और उनकी रुचि और उनकी आवश्यकता का भी ध्यान रखना होता है, नहीं तो लोग उसमें रुचि नहीं देंगे। इसलिए रेडियो के श्रोता को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो वो दोबारा नहीं सुन सकता पीछे करके, ठीक है। और बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुनता। उसे अपनी रुचि और अभिरुचि के सभी समाचारों को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है, यानी कि अगर हमें बाद में सुनना है तो पहले की खबर सुन के फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। अब नेट या नेट साउंड से क्या आशय है। नेट या नेट साउंड से आशय है ऐसी प्राकृतिक आवाज़ें जो शूटिंग करते समय अपने आप चली आती हैं, ठीक है। जैसे कि शूटिंग किया तो चिड़िया की चहचहाहट हो गई, हवा के चलने का आवाज़ हो गई, ऐसी आवाज़ें हो जाती है ना शूटिंग में रिकॉर्ड, तो उसी को कहते हैं नेट या फिर नेट साउंड। आम आदमी के 2 जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है। ये आम आदमी के लिए है। रेडियो टीवी समाचारों की भाषा जो है उसकी 2 विशेषता पूछिए। तो सरल, सुबोध, प्रभावी और छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए और सीधे होने चाहिए, ठीक है, स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसे 3 शब्द लिखिए जिनका रेडियो और टीवी की भाषा में प्रयोग निषेध है। तो देखो हम लिख सकते हैं इसे, लेकिन रेडियो पे बोलने के लिए और टीवी पे दिखाने के लिए ये शब्द नहीं होते, जैसे कि निम्नलिखित हो गया, उपरोक्त हो गया, अधो हस्ताक्षरित हो गया, ठीक है। अगला है रेडियो और टीवी के लिए साफ़ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए इन 2 चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो फिर पहला आ गया गैर ज़रूरी विशेषणों, समासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजक उपमानों से और ठीक है इनसे बचना चाहिए। और मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से, यानी कि थोड़ा बहुत तो प्रयोग कर सकते हैं मुहावरों का, लेकिन ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। भाषा के साफ़ सुथरी करने के 2 उपाय बताएं। तो वाक्य छोटे छोटे लिखेंगे तो भाषा साफ़ सुथरी लगेगी हमें, ठीक है। और एक वाक्य में केवल एक ही बात कही जानी चाहिए, ठीक है। वाक्यों में तारतम्यता होनी चाहिए, यानी कि सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए वाक्य, ये नहीं कि आगे पीछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा
अपडेट करने से क्या आशय है। अब देखो ये शब्द हम डेली यूज़ करते हैं कि हम टीचर को बोलते ज़्यादा बच्चे अपडेट रहते वो मतलब अपडेट। अब देखो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं पहले हम। अपडेट करने से आशय है कि इंटरनेट की विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध नवीनतम सूचना से स्वयं को परिचित कर रखना। ठीक है, तो जो इंटरनेट पर विभिन्न साइटें हैं, ठीक है, उनकी जो नई नई जानकारी है, ठीक है, उनसे सूचित रहना या फिर स्वयं को परिचित रखना अपडेट कहलाता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि आप अपडेट ये कर ले, अपडेट करते रहिए वो। ठीक है, इंटरनेट के 2 प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। तो पहला है इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर खबरों का संप्रेषण किया जाता है। ठीक है, समाचारों के संकलन, उसके सत्यापन और पुष्टिकरण के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आजकल टेलीप्रिंट पर सेकंड में लगभग कितने शब्द एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो पहले तो कम जा सकते थे, लेकिन अब कितने होते हैं, अब 70,000 शब्द प्रति सेकंड, 1 सेकंड में जा सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इंटरनेट पत्रकारिता जो है उसका आरंभ हुआ था 1982 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा अखबारों का आदान प्रदान करना, लेखों, परिचर्चा, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों द्वारा अपने समय की धड़कनों को अनुभव और दर्ज करने को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर जो पत्रकारिता होती है उसके बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर चल रहा है, तो दूसरा दौर चल रहा है। ठीक है, और दूसरा दौर चल रहा है 2003 में। ठीक है, और इसका पहला दौर भी देख लेना कब चल रहा है, कब शुरू हुआ था मतलब। ठीक है, इंटरनेट पर पढ़े जा सकने वाले 2 समाचार पत्रों के नाम बताएं। तो नव भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, अपने भी लिख सकते हो, द टाइम्स हो गया, नव भारत, और भी बहुत सारे समाचार हैं। ठीक है, प्रभात साक्षी हो गया, प्रभात साक्षी अभी देखो इसका भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जो इंटरनेट का दूसरा दौर है ना, ये पेपर में भी आता है, प्री बोर्ड में, याद कर लेना कहीं दोबारा आ जाए। हिंदी के नेट पत्रकारिता करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हिंदी में नेट पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय जाता है वेब दुनिया को। ठीक है, वेब दुनिया जो www.com ये सब होता है ना, उन्हीं कहते हैं। उस हिंदी अखबार का नाम बताएं जो प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। ठीक है, यानी कि ये हमें इसका अखबार नहीं मिलेगा, लेकिन ये केवल इंटरनेट पे मिलेगा। ठीक है, तो इसका नाम है प्रभा साक्षी। ठीक है, तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट कौन सा है, तो वो है BBC। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ, ये याद रखना, BBC सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट है, वो भी हिंदी का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आजकल इंटरनेट पत्रकारिता के अत्यंत लोकप्रिय होने का क्या कारण है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, देख लेना कहीं एग्जाम में भी रिपीट हो जाए। ठीक है, इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड को तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। ठीक है, यानी कि मतलब जो अभी घटी घटना तुरंत फैल जाती है। ठीक है, इन्हीं सब का। ठीक है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो टीवी पर जो खबर प्रसारित की जाती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल है, नेट है और बाइट है। ठीक है, और अगला है, प्रिंट माध्यम की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रिंट माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। ठीक है, इस माध्यम में लिखित भाषा का विस्तार होता है, यानी कि लिखित प्रिंट माध्यम है उसमें लिखित भाषा हम लिखेंगे तभी तो याद रहेगा, नहीं तो भूल नहीं जाएंगे लिखना। इसलिए प्रिंट माध्यम की 2 खामियां। अब देखो, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए यह माध्यम उपयोगी नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं वो कैसे पढ़ेंगे। यह तुरंत घटी घटनाओं की सूचना तत्काल नहीं दे पाता। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे पुरानी होती है। रेडियो माध्यम की 2 विशेषताएं लिखिए। यह माध्यम शिक्षित व अशिक्षित दोनों के काम का है। ठीक है, यानी कि हम उसे रेडियो है, शिक्षित भी पढ़ सकते, सुन सकते हैं, और अशिक्षित लोग भी सुन सकते हैं। ठीक है, अब रेडियो जो है वो माध्यम के लिए बिजली की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, अगला है, टेलीविज़न की 2 विशेषताएं लिखिए। तो हम उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दोनों सुविधा है। ठीक है, और जो टेलीविज़न है एक रेखीय है, ये भी याद रखना। यह घटनाओं को तुरंत श्रोताओं दर्शकों तक पहुंचाता है। जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ आती है उसमें तुरंत घटी घटनाएं तो होती हैं। इंटरनेट की कमी का उल्लेख कीजिए। इंटरनेट जो है उसकी कई कमियाँ हैं। ठीक है, इसमें है अश्लीलता का और दुष्प्रचार का और गंदगी फैलाने का माध्यम बन गया है। ठीक है, एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए फ़ोटो होना चाहिए, रेखांकन होना चाहिए, ग्राफिक्स होना चाहिए। ठीक है, तभी वो अच्छा लगेगा। खबरों के संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं, ऑप एंड पृष्ठ। देखो, संपादकीय को अखबार की आवाज़ भी कहते हैं। ठीक है, और उसके आगे का जो पन्ना होता है उसे पूछा है तो उसे बोलते हैं ऑप एंड पृष्ठ। ठीक है, याद रखना। संपादकीय का क्या महत्व होता है। संपादकीय में खबर जो होती है उसमें किसी घटना, समस्या या मुद्दों पर अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, राय प्रकट करते हैं, जो अखबार की आवाज़ जिसे कहते हैं वही। समाचार की कोई भी घटना उठा लेंगे उस पर अपनी राय प्रकट करेंगे। स्तंभ लेखन किसे कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्तंभ लेखन का कार्य जो है वो कार्य कौन करता है, तो कार्य हो गया कुछ महत्वपूर्ण लेखक होते हैं वही करते हैं। ठीक है,
उन्हें उस चीज़ की डीप नॉलेज होती है। अगला है संपादक के नाम पत्र लेखन का उद्देश्य क्या होता है? तो संपादक के नाम पत्र का उद्देश्य जनता या पाठकों को विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करना होता है। यानी कि जिस पे हम संपादकीय वही तो होता है ये संपादक के नाम पत्र हम लिखते नहीं हैं, पेपर में आते हैं कई बार, 9th 10th में भी आता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अखबारों में लेख कौन लिखता है? तो अखबारों में जो लेख है वो वरिष्ठ नागरिक और जो विशेष विषय के विशेषज्ञ होते हैं ना, केवल वही लिख सकते हैं, ठीक है। लेख और विशेष रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है? तो लेख में लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, उसमें उस विषय से जुड़ी सभी तथ्यों और सूचनाओं के अतिरिक्त पृष्ठभूमि की सामग्री भी होती है, ठीक है। जबकि विशेष रिपोर्टिंग में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। लेख है, उसमें लेखक के विचार को प्रमुखता दी जाएगी, ठीक है। और जो विशेष रिपोर्टिंग है तो उसमें गहरी छानबीन होगा, विश्लेषण होगा, तभी तो नतीजे पर पहुँचेंगे, ठीक है। अब अगला है साक्षात्कार के लिए पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो साक्षात्कार में पत्रकार में कई सारे गुण होने चाहिए, जैसे कि संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य, ठीक है, और साहस और ज्ञान जैसे गुण होने चाहिए। वह लेखन जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार की अपनी राय प्रकट की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? संपादकीय कहते हैं, ठीक है। अखबार की आवाज़ भी कहते हैं, याद रखना। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहेंगे रिपोर्ट, ठीक है। अगला है लेख किसे कहते हैं? तो किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि बनाना, विवरण आदि को लेख कहते हैं। डेस्क से क्या अभिप्राय है? तो डेस्क किसे बोलते हैं? देखो, समाचार और पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनल में विशेष लेखन की व्याख्या को डेस्क कहते हैं, ठीक है। विशेष लेखन लिखेंगे तो उसकी जो व्याख्या होगी उसे डेस्क कहते हैं, याद रखना ये भी। विशेष लेखन क्या होता है? किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवाददाता में काम का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो पहला, उसके जो विषय हम टॉपिक दे रहे हैं उसे उसमें से दिलचस्पी होनी चाहिए, जिस फील्ड में हम उसे भेज रहे हैं उसकी नॉलेज भी अच्छी खासी होनी चाहिए। बीट किसे कहते हैं? वही काम का बंटवारा, ठीक है, संवाददाताओं के बीच उनकी रुचि और ज्ञान के अकॉर्डिंग। खेलों में दिलचस्पी और जानकारी रखने वाले पत्रकार को कौन सी बीट मिलेगी? तो खेल बीट मिलेगी, क्योंकि उसे खेल से रिलेटेड न्यूज़ लिखनी है। अगला, कृषि क्षेत्र से संबंधित शब्दावली के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला हम लिख सकते हैं गेहूँ लाल मिर्च और लाल हुई, ठीक है। तो लाल मिर्च और लाल हुई बहुत महंगी हो गई, ठीक है। शर्करा बाजार से संबंधित भाषा शैली के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो सोना तेरी हजारी हुआ, चांदी लुढ़की। पर्यावरण और मौसम से जुड़ी विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हुए 2 समाचार के शीर्ष लिखिए। तो इसका आएगा मछुआरों को सुनामी की चेतना और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मूसलाधार वर्षा की संभावना। बीट से जुड़ा समाचार लिखने की शैली क्या है? तो इसमें भी उल्टा पिरामिड आएगा, क्योंकि समाचार में लिखा जाता है। विशेष लेखन के 5 प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो पहला आएगा अर्थ व्यापार, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेल हो गया, कृषि हो गया, विदेश हो गया, ठीक है, व्यापार, ये सब आएगा इसमें। पत्रकारीय विशेषज्ञता का क्या अर्थ है? पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ है व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने पर, यानी कि हम प्रशिक्षित नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी हमें जानकारी है, अनुभव है, और हम उस अनुभव को, उस जानकारी को इतना विकसित कर लें कि आप किसी भी चीज़ की अच्छे से, सरलता से व्याख्या कर सकें, ठीक है, तो उसे ही कहेंगे पत्रकारीय विशेषज्ञता। अगला क्वेश्चन है, कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोज़मर्रा की खबरें किस शैली में लिखी जाती है? तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। दलहन और तेल के कारोबार से संबंधित भाषा के 2 उदाहरण दीजिए। तो ये आएगा स्टॉक की चौतरफा बिकवाली में उड़द में से 2 दिनों में 150 रुपये निकले, ठीक है। वनस्पति तेल में आग लगी, यानी कि महंगा हो गया। खेल क्षेत्र से संबंधित भाषा के 2 उदाहरण, तो इसमें लिख देंगे मुरलीधरन की स्पेन में ऑस्ट्रेलिया फंसा, ठीक है। आगे आ जाएगा विकेटों की पतझड़ हुई, एक दिन में 16 विकेटें गिरी, ठीक है। सूचनाओं के 2 मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? मंत्रालय के सूत्र, प्रेस और कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्ति। कविता की उत्पत्ति के मूल में क्या है? तो कविता की उत्पत्ति के मूल में संवेदना होती है, राग होता है, ठीक है। कविता लेखन के संबंध में कौन कौन से 2 मत प्रचलित हैं? तो पहला तो यह है कि इसे दिखाया नहीं जा सकता और ना बताया जा सकता है कि कैसे लिखना है। कुछ लोगों में पहले से गुण होता है, और प्रशिक्षण के द्वारा कविता लिखना सिखाया जा सकता है, ठीक है। कुछ करे कोई तो सीख सकता है, इंटरेस्ट हो तो। बचपन में बच्चों का कविता से परिचय किस रूप में होता है? तो लोरी के रूप में होता है, ठीक है। लोरी सुनते हैं सबसे पहले। फिर है, कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि इसमें बाहरी उपकरणों की जरूरत नहीं होती, इसमें हमारे अंदर मतलब लिखने का गुण होना चाहिए, ठीक है। शब्दों से खेलने का क्या तात्पर्य है? तो शब्दों की नए आयाम खोलना और लय तथा ताल की दुनिया में जाना, ठीक है। बिंब और छंद हमारी क्या सहायता करते हैं? बिंब और छंद कविता के आंतरिक लय को इंद्रियों द्वारा पकड़ने में हमारी सहायता करते हैं, यानी कि आंतरिक लय को पकड़ना और इंद्रियों के द्वारा सहायता की जाती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कविता का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो छंद है। ठीक है, कविता के सारे घटक किससे प्रचलित होते हैं? परिवेश और संदर्भ। ठीक है, उसका आसपास का बताऊँ। कविता के घटक कौन कौन से हैं? तो याद रखना कौन कौन से। भाषा है, संरचना, बिंब, छंद, संकेत। ठीक है, और कविता किनसे बनती है? शब्दों के मेल और परिवेश के अनुसार शब्द चयन किया जाता है। लय, तुक, वाक्य संरचना और यति, गति, बिंब, संक्षिप्तता के साथ साथ विभिन्न अर्थ स्तर आदि से बनती है। नाटक को किस प्रकार के काव्य की संज्ञा दी जाती है? तो दृश्य काव्य की दी जाती है। नाटककार को नाटक लिखते समय किस बात को सदा याद रखना चाहिए? तो समय के बंधन को याद रखना चाहिए। ठीक है, और नाटक वर्तमान काल में ही क्यों लिखे जाते हैं? तो नाटक जो है उसे वर्तमान काल में ही संयोजित किया जाता है, इसलिए नाटक वर्तमान में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाटक का शरीर किसे कहते हैं? तो शब्द को कहते हैं, बिना शब्द के नाटक कैसे लिख सकते हैं? नाटक के तत्व कौन कौन से हैं? कथ्य, संवाद, चरित्र, चित्रण, देशकाल, भाषा और उद्देश्य। नाटक का उद्देश्य। ठीक है, ये नाटक के तत्व हैं। अब नाटककार को कौन सी कला आनी चाहिए? तो नाटककार को घटना, स्थितियों तथा दृश्यों का चुनाव, उन्हें उचित क्रम में रखना, प्रारंभ से अंत तक विकास की दिशा में आगे बढ़ने की कला अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो वो नाटक कैसे लिखेगा? तो किस प्रकार का नाटक गहरा और सशक्त सिद्ध होता है? जिस नाटक में असंतुष्टि होती है, छटपटाहट होती है, प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध होता है कि हमें उससे बदला लेना है, और अस्वीकार जैसे नकारात्मक गुण होते हैं ना, वो उतना ही गहरा और सशक्त होता है। दो चित्रित नाटक के नाम लिखिए। तो दो चित्रित नाटक याद रखना, अंधा युग और तुगलक। ठीक है, इसमें सवा क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्वेश्चन ऐसे आपको बता देती हूँ कि आधुनिक युग के दो नाटककारों के नाम लिखें। आधुनिक युग यानी कि जो युग चल रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मोहन राकेश हो गया, यही एक नाम है। दूसरा है करमवीर भारती। ठीक है, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अभिव्यक्ति माध्यम की अच्छी तैयारी कर सकें। ओके।